इस एक बड़ा इशू है और इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अश्विंदर आर सिंह वापस से जुड़ रहे हैं। अश्विंदर सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। पहला, एक तो जो टैरिफ चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर ऐसा है कि चाइना के ऊपर तो 100% का टैरिफ हो गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस जगह पर हम आके खड़े होंगे। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूएस के अंदर मंदी आ सकती है और 60% प्रोबेबिलिटी अभी हाई है कि मंदी आ सकती है। अगर मंदी आई तो सबसे जायंट इकोनॉमी के अंदर मंदी आएगी तो असर सबको पड़ेगा। ये 2008 में भी हम देख चुके हैं। सर, इस पे एक बार आपका टेक। देखो, ये जो यूएस का टैरिफ है इसके ऊपर डेफिनेटली वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरा डिस्टर्ब हुआ है। बट ये एक ट्रम्प का मैनिफेस्टो था और उन्होंने इसको करना था। तो कोई सरप्राइज नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टो में वो उसको किया है उन्होंने। अब हुआ क्या है कि अगर आप यूएस और चाइना देखें तो यूएस हमेशा से, एक तरह से कहना नहीं चाहिए बट इट हैज बीन अ बुली, एंड सॉरी, ट्रम्प हैज बीन अ बुली। और चाइना, अब एक बुली को दूसरा बुली ही हैंडल कर सकता है। चाइना इज अ बिगर बुली देन देम। और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और उनके लिए पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिटेबिलिटी। तो ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ लगाया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपके ऊपर लगाएंगे। ट्रंप ने दोबारा लगाया। हाउएवर क्या होगा कि आप समझिए कि ट्रंप बिजनेस कम्युनिटी को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं यूएस के अंदर। जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी है वो उनको सपोर्ट करती है। तो वो दो तीन विक्ट्रीज उनको मिल जाएंगी टैरिफ की, वो बाकी चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे। मुझे लगता है ये 5-6 महीने की बात है। और वो पूरी बिजनेस कम्युनिटी को एक तरह से, अगर रिसेशन की तरफ लेके जाते हैं तो उनका ही वोटर बैंक खराब होता है, जो वो नहीं चाहेंगे। सो वो 5-6 महीने की बात है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा। और काफी चीजों के अंदर नेगोशिएशन होना शुरू हो जाएगा जैसे ही ट्रंप को दिखेगा कि दो तीन कंट्रीज ने अपना टैरिफ यूएस के लिए कम कर दिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि यस, एक वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। बट ये रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज जिस तरह से कैपिटल मार्केट्स जा रही हैं और रियल एस्टेट एक हेज है, तो एक चीज लोगों को ये भी समझ आ रही है कि लेट्स नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, और डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए। नहीं, सभी एसेट क्लास में रियल एस्टेट पे पहले से भी हमेशा भरोसा रहा है और ये बात इक्विटी मार्केट्स ने काफ़ी हद तक फेड करने की कोशिश की। लेकिन ये जो ट्रंप का पूरा मैटर है, ये वापस रियल एस्टेट के लिए इन एनी हाउ तो पॉजिटिव जा रहा है। अगर मंदी नहीं आती है तो, हाँ, अगर मंदी आ गई फिर तो सारी कैलकुलेशन ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। अश्विंदर सर, दूसरा क्वेश्चन है ब्याज दरों को लेकर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया गया है, रेपो रेट में फिर से 0.25% की कट किया, लास्ट टाइम भी कट किया। यूएस ने नहीं किया बट हमने करीब ½ % कट कर दिया। और आज भी मिस्टर गवर्नर ये बात काफ़ी साउंड प्रूफ कर रहे थे कि बॉस अब जो है ना वो या तो स्टैंड स्टिल रहेगा या तो और कट्स आएंगे, हम बढ़ाएंगे नहीं इसको वापस। ये रियल एस्टेट के लिए कितनी अच्छी खबर है? ये बेनिफिशियरी है अगर आप सिंपलिस्टिक टर्म में देखो तो, क्योंकि ईएमआई कम होता है तो बेनिफिशियरी है। बट अगर आप ओवरऑल देखो, कैपिटल वैल्यूज बहुत बढ़ चुकी हैं, रियल एस्टेट की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, और वहां पर जो ईएमआई के अंदर कमी आएगी वो एक सिग्निफिकेंट कमी होगी। दूसरा, मोमेंटम अच्छा है, क्योंकि गवर्नर साहब ने बोला है कि मैं आगे जाके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं बढ़ाने वाला हूं और कम ही करूंगा। तो जितने भी फेंस सिटर थे जो होम लोन लेना चाहते थे और घर खरीदना चाहते थे, वो लेंगे, क्योंकि उनको पता है आगे जाकर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, कम होगा, और उनकी ईएमआई जो है स्टेबल रहेगी या नीचे आएगी। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आता है। और जितना फेंस सिटर है जो नहीं खरीद पा रहा था, वो भी अब अपने जो रेजिडेंशियल ड्रीम है उसको वो पूरा कर पाएगा। ओनली थिंग इज इन्फ्लेशन चेक में रहना चाहिए, ताकि आपकी इनपुट कॉस्ट जो है घर बनाने की वो ना बढ़े। हम्म, ठीक है सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन और अभी क्योंकि हम नए फाइनेंशियल ईयर में आए हैं, अगर आप हमको थोड़ा सा और गाइड कर पाएँ कि मैं अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर कहीं इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करना चाहूँ या कहीं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, तो कोई आप मेरे को जगह स्पेस बता सकते हैं? और दूसरा, कैटेगरी भी बताइएगा, कैटेगरी में कमर्शियल, रेजिडेंशियल, फ्लैक्स, कोवर्किंग, वट जो भी आप बताना चाहें। देखो, मुझे ये लगता है कि अगर हम इस समय देखें डिम्पी, मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूं कि 50% ऑफ रजिस्ट्रेशन बैंगलोर के अंदर 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के घरों में हुई है। और उसका जो साइज था वो था 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि कॉम्पैक्ट लग्जरी की तरफ लोग जा रहे हैं। अगर वो अपार्टमेंट ले रहे हैं तो वो कॉम्पैक्ट लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, कि जो अपार्टमेंट है वो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट हो, 2.5 बेडरूम या 3 बेडरूम का हो, अम्यूनिटीज अच्छी हो, इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो,
15 मिनट सिटी हो, ताकि स्कूल, कॉलेज, होटल, ऑफिस, हॉस्पिटल, ये सब नजदीक हो। ये एक बहुत इमर्जिंग ट्रेंड आ रहा है होम बायर के लिए। पेरिफेरीज के अंदर प्लॉटेड कम्युनिटीज अच्छा कर रही हैं, बिकॉज लोग ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए 40-50 लाख में आज भी बैंगलोर में एक 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाता है। वहां पर सेविंग हो जाती है, जो स्टॉक मार्केट की उथल पथल है उससे दूर रहता है, और लोगों के लिए एक सेकंड होम की जगह एज एन इन्वेस्टमेंट लोग क्या कर रहे हैं कि एक घर ले रहे हैं जिसके अंदर रह रहे हैं, और दूसरा वो एक प्लॉट खरीद कर रख रहे हैं। फार्म लैंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं एनसीआर के अंदर, जहां पर लोग फार्म लैंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वीकेंड की तरफ क्या हुआ है कि वीकेंड की तरफ एक ये कॉमन चीज हो गई है कि लोग अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, 1-2 दिन के लिए रेस्ट करना चाहते हैं, और इसलिए वो फार्मलैंड्स ले रहे हैं। फार्मलैंड्स के अंदर जगह ज्यादा आ जाती है, रेट भी अट्रैक्टिव है। गुड़गांव के आसपास 10,000 रुपए स्क्वायर यार्ड्स पर आपको फार्म हाउस मिल जाता है। तो लग्जरी सेगमेंट के लिए, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए ये बहुत एक इमर्ज करके आ रही है चीज। सेकंड होम जो है, चाहे शिमला हो, कसौली हो, कूर्ग हो, वहां पर छोटे छोटे सेकंड होम्स जो हैं वो भी लोगों को इंटरेस्ट देते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बोला वीकेंड के लिए लोग अपने लिए एक जगह लेना चाहते हैं, और उसको एक सेकंड इनकम की तरह भी ट्रीट करते हैं, जहां पर वो एक एयरबीएनबी वगैरह के साथ टाई अप कर लेते हैं। सो ये 2-3 चीजें हैं जो अभी भी अट्रैक्टिव है। बहुत शुक्रिया अश्विंदर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे, कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं जो आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो मेरे साथ वेंकट राव जुड़ चुके हैं, हमेशा की तरह हमको अच्छे से गाइड करते हैं, और जब भी हमारे पास कुछ क्वेरीज होती हैं तो वेंकट सर से उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। वेंकट सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।